नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RN कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी बोर्ड परीक्षाओं कक्षा 8, कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी मॉडल पेपर हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध होने वाले हैं। इसी क्रम में हम कक्षा 10 का आज पहला मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि हिंदी का है। अन्य विषयों के भी मॉडल पेपर इस YouTube चैनल पर डाले जाएंगे। लगातार हमारे YouTube चैनल तक आप बने रहिए। चैनल जब तक आपके परीक्षा बोर्ड की नहीं हो जाती तब तक ये सिस्टम यहाँ पर जारी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी के पास ये चीज़ पहुँच सके। बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी पूर्णांक 80 का आता है, आप लोगों को पता है। निर्देश, सामान्य निर्देश आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ अब आपको प्रश्नों पर चलना है। तो पहला प्रश्न है, पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जैसे हमने प्रत्यय पढ़ा था कि प्रत्यय हमेशा शब्दों के अंत में होता है, तो मूल शब्द इसमें हो जाएगा पंडित और आइन इसके अंदर प्रत्यय हो जाएगा। ब ऑप्शन एकदम राइट है। आ गए हैं, शवच शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। शवच है, मैंने बताया था कि ये वे रे ले, अगर इनसे पहले अगर आधा अक्षर है तो हमेशा उसमें यण संधि होगी। और वे किन से मिलता है? वे मिलता है उ प्लस उ या उ प्लस ए समान स्वर के योग से वे बनता है। तो यहाँ पर एक को अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो नाम हो जाएगा सु प्लस अच। तो इसका मतलब नाम क्या? इसमें दे ऑप्शन राइट माना जाएगा। भ्रमर गीत की भाषा, भ्रमर गीत की भाषा क्या है? भ्रमर गीत की भाषा है वो ब्रज भाषा है। आ गए हैं, अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन किया गया? यहाँ पर फागुन है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी के अंदर। शिव धनुष तोड़ने वाले परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो वह सहस्त्र बाहु का मतलब होता 1000 हाथियों का बल उसके पास था। कुछ मोटिवेशन स्पीच भी हम बीच बीच में देते रहेंगे। जैसे कि अगर कोई भी बालक पढ़ता है तो वो एक समय का कद्र करते हुए हमें पढ़ना चाहिए। इसलिए कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी तुझे बदल देंगे। तो इस मोटिवेशनल स्पीच के साथ हमें यह कि अपने वक्त के साथ साथ हम जिस क्लास के अंदर हम जिस रूप में पढ़ाई करते हैं उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करके और अपने सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए ताकि बेहतर तरीके से हम आगे बढ़ सकें। आगे हैं, शहर का मुख्य बाजार मुख्य चौराहों पर किसकी प्रतिमा लगी थी? आप सबको पता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है? मनु भंडारी। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है? तो यहाँ पर जो नवाबों पर किया है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य है और मेहनतकश बदमाशों का शहर किसे कहा गया है? तो मेहनतकश बदमाशों का शहर गंतोक को कहा गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 11th के अंदर है। पिताजी ताड़केश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे तो भोलेनाथ। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके 12 प्रश्न आएंगे। उसके बाद में ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी आएंगे। पहला प्रश्न है कि जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। जैसे हमने हिंदी ग्रामर के अंदर पढ़ा है कि क्रिया के अंदर 2 क्रिया प्रकार की होती है। क्रिया सहकर्मक और एकर्मक होती है। फिर इन दोनों के भी 2 रूप हमने माने हैं। अविकारी शब्द कोई अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अव्यय का मतलब एक का मतलब नहीं, वे का मतलब खर्च होना, यानी कि जो बिल्कुल भी खर्च नहीं हो। समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं तो किसके अंदर होते हैं? द्वंद्व समास के अंदर होते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्द के साथ जोड़कर विशेष तो उसे क्या बनाए जाते हैं? उसे जोड़कर प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और उपसर्ग वे शब्दांश है जो
यानी कि पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उनको उपसर्ग कहते हैं। अब हमें अपठित गद्यांश की ओर बढ़ना है। अपठित गद्यांश और पद्यांश दो प्रश्न आते हैं, तो वो भी एक अच्छी तरीके से हमें इनका एक बेहतर तरीके से हम इनका हल कैसे करना चाहिए, गद्यांश को पढ़कर उत्तर कैसा करना चाहिए, तो वो एक सारा तरीका आप लोगों को आना चाहिए। जैसा कि हम बता रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में उचित शीर्षक आप लोगों को लेके पहले को अच्छी तरीके से इस गद्यांश को पढ़ना है। और शीर्षक का अर्थ होता है कि ये जो गद्यांश है ये बार बार क्या कहना चाहता है, यानी कि इसकी मुख्य जो निचोड़ है इस गद्यांश का, वही इनका शीर्षक होता है। तो इसका मुख्य शीर्षक है शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा का महत्व। जिस तरह से आप ये चीज़ पढ़ रहे हो, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? राष्ट्र व विकास में नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा। तो इसमें है कि व्यक्ति को राष्ट्र का चरित्र निर्माण शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है, यानी शिक्षा ही एक ऐसा मुख्य हथियार है जिनसे व्यक्तियों को बदला जा सकता है। यानी कि अपनी ताकत से कुछ समय तक किसी व्यक्ति को जीता जा सकता है, लेकिन शिक्षा और बुद्धि के माध्यम से उसको आजीवन जीता जा सकता है। आगे नंबर 3 है, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है? जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया जो जीवन भर चलती है। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए? राष्ट्र के विकास एवं नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा सो उद्देश्य, यानी कि उनका हर उद्देश्य की वह अगर पूर्ति करता है तो वो शिक्षा सबसे बेहतर, सबसे यानी कि इफेक्टिव शिक्षा मानी जाती है, एजुकेशन मानी जाती है। गांधी जी के शिक्षा के विषय पर क्या विचार थे? गांधी जी के शिक्षा के विषय में विचार थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य और चरित्र निर्माण होना चाहिए। गांधी जी का विचार ये था कि शिक्षा का मतलब ही होना चाहिए कि कोई भी अगर व्यक्ति, कोई भी बालक बालिका अगर पढ़ते हैं तो उनका सही चरित्र का निर्माण होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। विनाश शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द लिखना है। तो विनाश शब्द का विलोम शब्द आप सब जानते हो, विलोम शब्द आपको पढ़ाया गया है। तो उसका होता है निर्माण करना। विनाश का अर्थ होता है खत्म होना, और निर्माण का अर्थ होता है किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना, और उनका सही रूप से उसका नई किसी चीज़ को नहीं बनाना। प्रश्न नंबर 4 पद्यांश है। पद्यांश को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है और उसी तरीके से आपको उत्तर देना है। उत्तर देने का तरीका आप लोगों का बहुत ही शानदार होना चाहिए। अगर उत्तर देने का अगर तरीका आप लोगों का अगर शानदार है तो आपके कोई भी अंक बिल्कुल भी काटने वाले नहीं हैं। हम प्रत्येक सभी पूरे के पूरे मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध होने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी के सभी मॉडल पेपरों को वाक्य सहित, आपके उत्तर सहित बताया जाएगा, जिनसे कि आपको कहीं भी मार्केट से किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आराम से देखिए, कम समय के अंदर एक ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। पद्यांश ने अब तक आपने पढ़ लिया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। जैसा आप लोगों ने पढ़ा है कि बसंत का सौंदर्य या वसंत का आगमन, ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। मधु को लेकर कौन आया? मधु को लेकर अनंग यानी कामदेव। कामदेव को बोलते हैं यानी कि जो वर्षा के देवता, वर्षा के देवता को क्या बोलते हैं? कामदेव बोलते हैं। कंत किस वेश में है? कंत वीर वेश में, यानी कि वो वीर वेश में धारण किया। जैसे कोई भी अगर बादल आता है तो वो वीर यानी कि वो बरस पड़ता है। कोई वीर अगर पुरुष होता है, जैसे हमने राजा महाराजाओं की लड़ाई के अंदर देखा है, कोई भी अगर वीर पुरुष होता है तो वो किसी अपने शत्रु के ऊपर टूट पड़ता है। उसी तरीके से जो बादल है वो वर्षा के लिए टूट पड़ते हैं, यानी कि वीर वेश के अंदर वो है। वसुधा की तुलना किससे की गई है? वसुधा की तुलना वधु से की गई है। वसुधा यानी वर्षा आती है तो हमें, जैसे हर बार नए नए बादल आते हैं तो हमें एक, जैसे कोई भी नई अगर वधु, तो कितनी उनको घर के अंदर, किसी भी घर में अगर वधु नई अगर वधु आती है तो कितनी खुशी उनके घर में रहती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये बादल हैं जो कि खुशी लेकर के आते हैं। आगे हैं, प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, जिनसे पूरा का पूरा जिक्र वर्षा ऋतु का किया गया है। फूली सरसों ने अपना
रंग कैसा दिया? फूली सरसों ने अपना रंग हिरीतिमा युक्त पीला रंग दिया है। जैसे सरसों का रंग वैसे भी पीला होता है। तो आगे खंड बे के अंदर देखो, खंड बे के अंदर जो प्रश्न आने वाले हैं वो बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, काशी संस्कृति की पाठशाला है और नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आप लोगों को लिखना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिस पर आपको टिक भी कर लेना है। आगे संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? लेखक के अनुसार संस्कृति मानव कल्याण की भावना निहित होती है। जब यही भावना टूटकर मानव एक कल्याण और विनाश में सहायक बन जाती है तब असंस्कृति हो जाती है, अर्थात जिनका परिणाम असभ्यता कहलाता है। और इसलिए मानव कल्याण की भावना भी इसमें होनी चाहिए। किसी भी देश की संस्कृति है, किसी भी राज्य, कोई भी अगर गांव शहर की अगर संस्कृति को बनाना है तो उसमें एक सभी समाज को समावेश तरीके से उनको एडजस्ट करना सीखना चाहिए। संगतकार कविता का मूल भाव लिखना है। संगतकार कविता का में तो बताया गया है कि मुख्य गायक के पीछे पीछे चलता है, यदि उनके स्वर बिखरने नहीं देता और उनकी सफलता दिलाने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो उसी तरीके से उनको उनका पूरा सम्मान भी मिलना चाहिए। आगे हैं आत्मकथा कविता में कवि किन किन बिंबों का प्रयोग करता? जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा कविता में बिंब विधान योजना को, अपने आप को भंवरे के रूप में, जीवन को सागर रीति रूप में और परिवार के जीवन को सपने के रूप में और पत्नी को पाक्ष्य के रूप में एवं अपने कर्मों को कथा आदि बिंबों के रूप में उसको प्रयोग किया है। हिरोशिमा विस्फोटक प्रत्यक्ष को देखकर कैसा अनुभव किया है? तो ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर भी हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। हिरोशिमा लेखक के अणुबम विस्फोटक भयानकता अनुभव हुआ है और वहाँ जले हुए, देखो वहाँ ये जले हुए पत्थर पर लंबी उजली छाया देकर अनुमान लगाया कि मानो वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा और जो रेडियो धर्मी किरणों से रेडियो यानी कि उनको व्यक्ति को भाव बनाकर उड़ा दिया गया। हिरोशिमा विस्फोटक जो हुआ था बहुत ही खतरनाक विस्फोटक हुआ था जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? लेखिका पहाड़ियों को प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर आनंदानुभूति हुई है, किंतु हिमालय पर पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर उसका जीवन दुखदायी लगा और वह औरत पीठ पर अपने बच्चों को बांध कर और गठियाँ तोड़ती हुई मजदूर करती हुई, यानी कि गरीबी महिलाओं की दशा यहाँ पर बताई गई है। आगे पर आना मुहावरे भी बहुत शानदार है। यानी आंखों से आंसू आना अर्थात दुखी होना। वाक्य के मायके से विदा होते समय हर बेटी आंखों में आंसू भर आते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा कि कोई भी मायके के अंदर किसी की अगर शादी होती है तो पत्नी बहुत वहाँ पर रोती है, तो इस तरह का नज़ारा वहाँ पर, यानी कि उनके खुशी के आंसू भर आते हैं जिनसे कि अपने घर से वो विदा होती है। निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है बहुत शानदार तरीके से। ये गद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। मैं थोड़ा सा टाइम आपके कम लगे इसलिए मैं सीधा प्रश्न और उत्तर पर चलता हूँ। लेखक दुखी क्यों हो गए? लेखक इसलिए दुखी हो गया कि वे देशभक्ति का कदर नहीं करते। हालदार साहब कितने दिनों बाद कश्मीर से गुजरे? 15 दिनों बाद। सुभाष चंद्र की मूर्ति के आंखों पर चश्मा क्यों नहीं लगा? क्योंकि मास्टर बनाना ही भूल गया था। लेखक आज वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वे मूर्ति चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर गया, इसलिए मूर्ति चश्मा नहीं लगाना होगा। और अथवा दूसरा एक गद्यांश भी है, वो भी एक आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रीन पर आप जैसा कि देख रहे हो तो ये आपको पढ़ना है और इनको पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से ये 2 नंबर गद्यांश है जैसा कि आप देख रहे हो, और उसके बाद में ये है जहाँ आपको पूरे प्रश्न और उत्तर बिल्कुल अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हो। तो आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ना है, अच्छी तरीके से उत्तर देखना है और आगे बढ़ना है। तेरा मन प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। एक गद्यांश और पद्यांश अपठित है और एक गद्यांश और पद्यांश हमारी चैप्टर में से आते हैं जो अच्छी तरीके से हमें रीड करके हमें पढ़ना चाहिए और बढ़िया तरीके से उनके उत्तर देना चाहिए। अथवा के अंदर भी आप जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अथवा के अंदर ये 2 नंबर का पद्यांश है, बहुत शानदार है।
इसके नीचे चलो, इसके प्रश्न है और इनके उत्तर भी आपको अच्छी तरीके से, अगर मान लिया कि कहीं भी अगर आप नहीं दिख पाता है तो आराम से वीडियो को रोक रोक के देख सकते हो। अच्छी तरीके से आपको याद करना है। ज़्यादा समय हम आपको यहाँ नहीं लेंगे और कम समय के अंदर एक ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की यहाँ प्रयास कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत किन विशेषताओं कारण उन्हें गृहस्थी होते हुए भी भगत कहा जाता है? यानी कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत साधु जैसा जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि वे सरलता, सत्यनिष्ठा और कर्म, ईमानदारी, निस्वार्थता, सामाजिक आकर्षणों और निर्मल यानी कि निर्लिप्तता, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि त्याग कर वे सच्चे साधु की पहचान है। यानी कि वो ये क्या है कि अपने स्वार्थ का काम नहीं करते बल्कि दूसरों के हित के लिए वो काम करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 15 भी आत्मकथा कविता जयशंकर प्रसाद, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से इनको रीड करना है और उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो जयशंकर प्रसाद का ये आपके 100% बोर्ड की परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपके 100% आने वाला है। आ गए हैं यतीश चंद्र की कृति, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है और स्क्रीन को धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूँ। आराम से पढ़ के इनको आपको याद करना है। साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताइए कि लेखिका ने संपूर्ण यात्रा की खोज क्यों कहा गया। तो ये भी आपको गंतों की बहुत बढ़िया कहानी है जिसमें आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। और उसके बाद में आ जाता है निबंध, विषयों पर एक निबंध लिखना है। आतंकवाद एक समस्या, जिसमें आपको 5-6 पॉइंट वहाँ दे रखेंगे, उसके आधार पर आपको यानी कि आपको 15 से 20 निबंध याद करने हैं। अगर मान लिया कि बाय द वे अगर नहीं भी आता है तो हम आराम से यानी कि उनके ऊपर आराम से किसी भी टिप्पणी कर सकें और पॉइंटों के माध्यम से अच्छी यानी कि लिखने का तरीका अगर आपका बहुत शानदार है तो एक भी नंबर इस यानी 6 नंबर के निबंध में से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आगे हैं अनुशासन का महत्व है मेरी, तो ये पूरे के पूरे जैसे आतंकवाद एक समस्या है, ये निबंध जैसे मैं आपको धीरे धीरे चल रहा हूँ तो आपको अच्छी तरीके से आपके बुक में भी मिल जाएंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण का। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण उपाय, उपसंहार, अनुशासन का महत्व, ये भी बहुत बढ़िया है। अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासनहीनता की हानि, अनुशासन के लाभ, उपसंहार, ये भी चीज़ें हैं। मेरी अविस्मरणीय यात्रा, ये भी है कि अगर आप कहीं भी ऐसी यात्रा करते हो तो उसके बारे में आपका अनुभव बताना है। और स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय की खेल सप्ताह मनाए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। स्वयं को रतनगढ़ निवासी मानते हुए अपने मित्र को पुस्तक का महत्व बताते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अच्छा तरीके से प्रार्थना पत्र को आपको तैयार करना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे देखो यहाँ सेवा में श्रीमान है, विषय आपको इम्पोर्टेंट लिखना चाहिए। महोदय आप लिखते हो, उसके बाद में जो भी विषय आता है तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको दर्शाना चाहिए। और दिनांक वगैरह यहाँ पार्थी महेश प्रतिनिधि अथवा के अंदर है, वो भी आपको अच्छी तरीके से देखना है और याद भी करना है। ये है निर्धन महिलाओं के द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु एक आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो ये विज्ञापन भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ देखो, यहाँ विज्ञापन नाम भी लिखना है। जैसे आप इसके अंदर लिखते हो ना, इसके अंदर लिखते हो तो यहाँ आपका विज्ञापन नाम भी आना चाहिए। यहाँ विज्ञापन नाम लिखना है इस बॉक्स के अंदर, यहाँ लिखा नहीं है, विज्ञापन नाम है। और उसके बाद में ये पूरा बॉक्स बनाकर लिखना है। बहुत शानदार विज्ञापन है। तो इस तरह का ये हमारा आज कक्षा 10 का मॉडल पेपर था। आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है और रीड करना है और आपको लगातार अब आपको हर विषय के यानी कि हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं, जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से रीड करना है और थोड़ा सा मनन करके आप लोगों को पढ़ना है ताकि आप भी और भी ज़्यादा बेहतर कर सको। तो आज का मॉडल पेपर इतना ही है। हमारे यूट्यूब पर लगातार आप बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें शेयर भी करें ताकि आप यानी कि कोई भी साथी वो अच्छी तरीके से पढ़ सके। जय हिंद, धन्यवाद।